अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कोसर और सुप्रीम कोर्ट से ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ एक दफ़ा फिर से आपके साथ मौजूद हूँ। आज हमारे साथ होंगे अबरार अस्तोरी और हम बात करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो असरात हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए उसको जो है वो बहाल कर दिया था और जो जितनी भी शिकें थी इनकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात और अपील के दायरा इख्तियार के हवाले से जो है वो बात की गई थी, वो तमाम शिकें जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। अलबत्ता प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो अपील वाली शिक थी उसमें जो माजी से इतलाक वाला मामला था उसको ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था, अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो अपील का हक दिया गया वो माजी से नहीं बल्कि जो कानून है उसके बनने के बाद से इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो क्राइटेरिया है वो रखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने देखा कि नैब तरामीम केस के खिलाफ जो फैसला आया था, अगर हम उस फैसले की बात करें तो 10 में से जो 9 शिकें थी वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी थी और सिर्फ एक शिक जो है उसको बहाल रखा गया था। उसके खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से भी जो है वो अपील दायर कर दी गई है। एक दरख्वास्त गुजार की जानिब से भी उस पर जो है वो अपील दायर कर दी गई और दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनके बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए हैं, जबकि नैब तरामीम का जो कानून था उससे कोई किसी भी इंसान का बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं हो रहा था। मेरे साथ अबरार अस्तोरी मौजूद है, उनसे बात हम करेंगे। अबरार, बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के असरात हम देख रहे हैं कि सामना आना जो है वो शुरू हो गए हैं। नैब तरामीम का फैसला एक बड़ा फैसला जो है वो कंसीडर किया जा रहा था और नैब तरामीम का जो केस था वो काफ़ी अर्सा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, तकरीबन 50 के करीब इसकी समातें हुई और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया था। अब उसके खिलाफ अपील जो है वो दायर की जा चुकी है। एक तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि अपील का क्राइटेरिया क्या होगा, क्योंकि अपील और नज़रसानी में अमूमन जो है वो लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। इससे कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का इख्तियार जो है वो मौजूद नहीं था। अब अपील का इख्तियार भी मिल गया है, अपीलें दायर भी हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक तो अपील और नज़रसानी के हवाले से बात कीजिएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अब नैब तरामीम के खिलाफ जो अपीलें आ रही हैं इसमें क्या फ़ायदा या नुकसान जो है वो इसका हो सकता है। आसिया, शुक्रिया। जिस तरह आपने नैब तरामीम में अपील की बात की, यकीनन जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फ़ैसला था उसके बाद अब इसके असरात तो हमें आज नज़र आ गए हैं। उसकी पहली दरख्वास्त अपील के सूरत में आ गई है, वो दरख्वास्त गुजार हैं। आपको ये बता दूँ सबसे पहले कि अपील और नज़रसानी में ये फ़र्क है। अगर आप अपील में आते हैं सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत, तो मुकदमे में पूरे केस को आप रीन्यू जो है ना, पूरा मुकदमा आप दोबारा दलाइल दे सकते हैं, नई दस्तावेज़ात दे सकते हैं, हर चीज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली नया बनेगा, बेंच भी नया बनेगा, सारी चीज़ें आप डिफ़ाइन कर सकती हैं। जब आप नज़रसानी पे आते हैं तो नज़रसानी पे आपका स्कोप महदूद होता है। उसमें सिर्फ आपने ये बताना होता है कि अदालती फ़ैसले में ये लाइन गलत है या इस लाइन में गलती हुई, अदालत इस लाइन को दुरुस्त करे। मतलब उसका जो स्कोप होता है या इख्तियार होता है वो बहुत महदूद होता है। अपील में उसका स्कोप ओपन है, आप तमाम चीज़ें, नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नई दस्तावेज़ात दे सकते हैं, नया वकील कर सकते हैं, दलाइल दे सकते हैं, मुकम्मल केस को सिरे से आप दोबारा उस पर दलाइल दे सकते हैं। एक बात ये क्लियर कर दूँ। दूसरी बात, जो नैब तरामीम के हवाले से जो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था, चेयरमैन PTI इमरान खान की दरख्वास्त थी और आपको याद हो तो PDM गवर्नमेंट ने, जब इमरान खान की हुकूमत गिरी तो उसके बाद PDM गवर्नमेंट आई और PDM हुकूमत ने आते ही सबसे पहले काम यही किया था कि उन्होंने नैब के ऊपर तरामीम की थी। अब इन तरामीम के ज़रिए ये था कि 50 करोड़ से कम करप्शन होगी, वो मुतलका अदालतों को चले जाएंगी और नैब बज़ात खुद उस पर इंक्वायरी नहीं कर सकता था। और उस पर बारहा हमने देखा, ख़ासतौर पर जस्टिस एजाज़ुल हसन की जानिब से दौरान समात कई बार ये कहा गया कि आप लोगों ने तो कानून साजी इस तरह कर दी है कि अब 49 करोड़ से जो 50 करोड़ से कम की करप्शन होगी वो तो करप्शन ही नहीं होगी। मतलब इस तरह के तासरात भी दिए गए। और फिर यहाँ पर आपको बता दूँ, जैसे अब अपील आई है, अब अपील पे आ कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है। अपील पे इस वक्त तक, आज की तारीख तक, एक दरख्वास्त गुजार आए हुए हैं। वो दरख्वास्त गुजार इस मुकदमे में पहले थे ही नहीं। अब वो आ गए हैं कि भाई मुझे सुना नहीं गया और इसमें कोई बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासिर नहीं हुए। 2 पॉइंट्स हैं उनके। आपको ये बता दूँ कि ये वो लोग हैं जो दरख्वास्त लेके आ रहे हैं, उनके ऊपर नैब के मुकदमात हैं, क्योंकि नैब के मुकदमात अगर वापस होते हैं तो उनका नुकसान था। डेफिनेटली, ठीक है, नैब के दोबारा तहकीकात शुरू हो जाती है। नैब जिस तरह से पहले काम कर रहा था तो सजाएं अब वही लोग एप्लीकेशन लेके आ रहे हैं। और दूसरा, वफाकी हुकूमत ने भी आज इस पर एप्लीकेशन दायर की है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था 3 रुकनी बेंच का, इसे कलअदम करा दिया जाए, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा इख्तियारात पार्लियामेंट के पास हैं और पार्लियामेंट ने एक्ट के ज़रिए कानून साजी की है, तो पार्लियामेंट की कानून साजी फ़ाइनल तस्वीर की जाए, ये इस्तदा की गई। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद तो यकीनन ये तय हो चुका है कि सुप्रीम इदारा जो है वो पार्लियामेंट है। काजी फ़ाइज़ साहब के दौर में अब ये हो चुका है, लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब के दौर के बाद क्या होता है, ये भी बड़े सवालात उठ रहे हैं अभी कि इस वक्त ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन कल जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में सिर्फ चीफ जस्टिस के इख्तियारात का मामला था, 184(3) के तहत अपील का मामला था, लेकिन कल को पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई और मामले पे यानी फैसलों के ऊपर है या किसी भी चीज़ के ऊपर कानून साजी करती है, वो भी फिर एक एक्ट के ऊपर बना के जो है ना उसको उड़ा दें। यहाँ पर एक और बड़ी मुझे चीज़ लग रही है कि हमने देखा कि गुज़िश्ता अरसे में बड़ा सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के इख्तियारात पर हमने बड़ी बहस देखी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब तक चला, बार बार ये सवाल किया जाता रहा कि क्या सादा कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में कोई अमेंडमेंट की जा सकती है या नहीं। और फिर ये भी एक सवाल जो है वो अदालत ने वकला के सामने रखा कि क्या पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है वो कानून साजी की जा सके। अब ये बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि क्या पार्लियामेंट कौन सी कानून साजी कर सकती है, कौन सी कानून साजी नहीं कर सकती। ये हमने देखा कि मुख्तलिफ केसेस के दौरान रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के तहत भी हमने, जब उस केस की समाअत चल रही थी तब भी हमने ये सवालात जो हैं वो अदालत में गूंजते हुए सुने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के दौरान भी बारहा ये सवाल जो है वो अदालत की जानिब से पूछा जाता रहा कि क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि कानून साजी की जा सके, लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। वकला भी कोई खातर ख्वाह मुतमईन नहीं कर सके अदालत को। ये जो कश्मकश चल रही है, ये जो रस्साकशी चल रही है कि पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी है या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, कौन सी कानून साजी काबिल कबूल है, कौन सी कानून साजी काबिल कबूल नहीं है, अब ये बड़ी कश्मकश चल रही है। इस कश्मकश में आप नहीं समझते कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जैसे एक्ट जैसे बहाल कर दिया गया तो अब फ़ायदे और असरात उसके सामने आना शुरू हो गए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ओबीसी दीगर मुकदमात के ऊपर भी जो है वो असरअंदाज होगा। इस तरह के कानून क्या समझते हैं कि अवाम को और ऐसे करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। देखें आसिया, आपके इस सवाल के जवाब देने से पहले आपको ये बता दूँ, इन्हीं दिनों में दो मुकदमात आपके सामने रख लूँगा। एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला है और एक कल एक फैसला है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक दरख्वास्त गुजार हैं मुख्तार अहमद, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में मुलाजमीन कितने हैं। एक ग्रेड 1 से जाके ग्रेड 22 तक के तमाम मुलाजमीन की तफसीलात मांगी गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इनकार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कल उस पर फैसला दिया कि पार्लियामेंट एक्ट के ज़रिए जो है, जिसमें पार्लियामेंट का एक्ट है उसके ज़रिए वो उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे तफसीलात दें। तो अदालत एक तरफ ये कह रही कि भाई हम उसके तहत नहीं दे रहे, बल्कि हम आइन के 19(a) के तहत आज खुद रजिस्ट्रार ऑफिस जो है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त गुजार की अपील को सुनेंगे और उसके बाद वो अगर मुतमईन करवा सकते हैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तो वो देंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फुल कोर्ट बैठ के कि भाई एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने मनोन तस्लीम करना है। सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम इदारा है। लेकिन दूसरी तरफ जब यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन का मामला आता है तो कहते हैं कि भाई एक्ट के ज़रिए नहीं करते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अपने एक हफ्ते के अंदर दो फैसले हैं, दो फैसले मुख्तलिफ, जब अपने ऊपर आती है तो ये मामला है। क्या देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर जो है वो कैसा रहेगा। ये नैब तरमीम, दीगर केसेस, ये किसके हक़ में जाएगा, किसके अगेंस्ट जाएगा, क्या आगे की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। अगर हम ज़रा डिसेंट वर्ड्स में बात करें तो। आसिया, सच्ची बात आपको बता दूँ ना, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में पता नहीं पाकिस्तान में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें, इस रोड के सामने वाला जो रोड आपके गुजर रहा है यहाँ से जो है ना दूध और शहद की नहरें गुजरेंगी और आपने वहाँ पर बोतलें भर भर के घर लेके जाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो जब से चीफ जस्टिस बने कायद साहब, उनके बेंचेस में तवातर से हम बैठ रहे हैं, वकीलों की जिस तरह वो डांट पीट करते हैं, नाराज़ होते हैं, सजनिश करते हैं, बरम करते हैं। देखिए वकीलों का ज़ाती तौर पर जो मेरा अपना, हो सकता है अदालतें और जजेस हमसे बेहतर समझते हैं, लेकिन जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा रहा है, आम लोग भी ये समझते हैं, वकील भी ये समझते हैं कि वकीलों ने हमेशा जज को मुतमईन करने के लिए वो कभी इधर के दस्तावेज़ात, कभी उधर के दलाइल, बात घुमा फिरा के लाके उस पॉइंट पे लेके आते हैं मुतमईन कराने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि वो इशारे कुछ और दे रहे होते हैं, फिर लाके मेन पॉइंट पे लेके आते हैं। लेकिन काजी साहब का मामला ये है, मसला ये है कि वो अक्सर वकील को सीधे मुँह पे कहते हैं हाँ या ना पे जवाब दें, यस और नो वाला यस या नो। यार ये यस या नो मतलब ऐसा लगता है कि ये कोई जज का, मतलब बाकी जजेस भी, मैं ज़ाती तौर पर 4 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मैं यहाँ से रिटायर करवा चुका हूँ, ठीक है। उनको हमने उनके केसेस कवर किए हैं, लेकिन इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का रवैया वकला के साथ ख़ास तौर पर जो आपके अपने
जिसको आप कहते हैं कि वकील और जज जो है ना वो एक ही कम्युनिटी है, लेकिन उस तरह फिर सीनियर वकीलों की, आज एक सीनियर बुजुर्ग वकील थे, दाढ़ी इतनी थी उनकी, यकीन माने जिस तरह उनकी डांट पीट हुई है ना, मैं नालन की वो मैं चाह रहा था उस पर खबर करूं, फिर मैंने कहा यार चलें छोड़ें, ये एक एलिमेंट तो ऑब्वियसली है। लेकिन तो ये कायद साहब के दौर में अगर कोई ये समझता है कि इस सियासी जमात को फ़ायदा होगा, उसको फ़ायदा होगा, ये सब सिर्फ एक सोच हो सकती है, तस्वुर हो सकता है, हकीकत कुछ भी नहीं है। कायद साहब का जिस दिन मूड अच्छा होगा आपको रिलीफ मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा, जिस दिन मूड अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये जो आपने वकीलों के हवाले से भी बात की, ओवरऑल भी हम जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सूरत हाल देख रहे हैं और स्पेशली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बहाल होने के बाद जिस तरह से अब केसेस आने शुरू हो गए हैं, अभी तो नैब के केस के खिलाफ जो फैसला था उसके खिलाफ दरख्वास्तें आई हैं, अभी दीगर मुकदमात भी ओबीसी आर्टिकल 184(3) के इस दौरान जो चले हैं, तो उन पर अभी तो आसिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद आपको ये बता दूं, नेब तरामीम केस में जो नेब मुकदमा जिनके वापस हुए थे, कम से कम 500 से ज़्यादा लोग हैं, 500 से 800 तक के लोग हैं जिनके मुकदमात वापस हुए। अब देख लेना, ये सारे 500 से 800 लोग सारे आ जाएंगे, कहेंगे 2 ही पॉइंट्स होंगे इनके, बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं हुए, हमें नहीं सुना गया, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर वो सारे यहाँ पर आएंगे। और अब आप मुझे बता दें, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हम देख रहे हैं कि हज़ारों की बल्कि लाखों की तादाद में केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए, ऐसी सूरत हाल में एक केस जिसको तकरीबन कुछ 8 महीने सुना गया, 50 से ज़ायद उसकी समातें हुई और फैसला दिया गया, 3 जजेस ने जो है वो बैठ के फैसला दिया और अब उसके खिलाफ फिर से दरख्वास्तें आना शुरू हो गई। तो आपको नहीं लगता कि अदालती वक्त भी जो है वो इसमें ज़ाया होगा? अब या ये जजेस के अंदर या इस तरह की आप क्या समझ रहे हैं कि जो साबिक चीफ जस्टिस फैसला देकर गए हैं, क्या मौजूदा चीफ जस्टिस का फैसला उससे कुछ मुख्तलिफ हो सकता है? मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो अपील का राइट दिया गया ना, मैं ज़ाती तौर पर पार्लियामेंट ने जो अपील का राइट दिया ये बहुत अच्छा दिया है, इसकी मैं हिमायत करता हूँ। इसकी वजह ये है कि अब इसी का ले लें, नेब तरामीम का 3 जजेस ने बैठ के केस सुना है, ठीक है, फैसला हो गया, अब अपीलें आएंगी, अपीलों के बाद अब अगला जो बेंच होगा वो 5 जजेस का होगा, और 5 जजेस में से चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदियाल साहब तो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, बिल्कुल, और जो हिमायती फैसला था उसमें जस्टिस एजाज़ुल हसन रह गए, और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो तो वैसे ही अगेंस्ट थे, 2-1 का फैसला था। तो अब 5 जजेस होंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। अपील का राइट होना चाहिए, क्योंकि देखें दिगर मुकदमात में ये होता है कि आप ट्रायल कोर्ट जाते हैं, ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आने के बाद भी फिर आपके पास नज़रसानी का स्कोप होता है। लेकिन जब 184(3) के तहत जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किसी मुकदमे को सुनती है तो उनके पास एक ही मकाम होता है, एक ही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर उन्होंने अपनी बात रखनी होती है, अपने दलाइल देने होते हैं, अपने सबूत रखने होते हैं, और फिर अदालत को मुतमईन करना होता है। अब उसमें 3 जजेस अगर मुतमईन नहीं होते हैं, अब 3 में से 2 जजेस मुतमईन नहीं हुए, उन्होंने पार्लियामेंट का एक्ट उड़ा दिया, एक तो मुतमईन थे, अब 5 जजेस का बनेगा, तो जिस तरह हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील का जो मामला आ जाता था, उस तरह का एक राइट मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा है, अपील का राइट मिलना चाहिए 184(3) के तहत, क्योंकि हमने माजी में देखा है अदालतों में, और चीफ जस्टिस साहिबान ने 184(3) के तहत मुकदमात सुने और उसका किस तरह इस्तेमाल किया गया। साकिब निसार साहब का दौर हमने देखा, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर, मतलब वो कुछ बहुत सारे लोग आज भी उनके फैसलों पर तनकीद इसी बुनियाद पर करते हैं कि भाई आपने 184(3) के तहत मुकदमात सुने, उसके फैसले अपनी मर्ज़ी के दे दिए, और फिर जजेस भी आपने अपनी मर्ज़ी के बिठा दिए, हम ख्याल जजेस बिठा दिए, तो ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो दिगर मामलात हैं, जो केसेस का बर्डन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पहले ही कम से कम इस वक्त 54,000 सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं, उसका बर्डन आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और अभी यकीनन ये एक अच्छी काविश इस वक्त काजी फाइज़ साहब की है। पहले ये होता था कि दिन में 10 मुकदमात 12 मुकदमात सुनते थे, ठीक है, अब तो हर बेंच में 15 केसेस लाजमी हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त दूसरे सीनियर तरीन जज हैं सद्दात तारिक साहब, उनके बेंच में 40 केसेस होते हैं, वो 40 केसेस, और उनके तो हमेशा से वो जब लोगों के पास 10 होते थे उनके पास 25 होते थे, अब लोगों के पास 15 हैं दूसरे बेंचेस के पास, तो उनके पास 40 हैं। तो ये एक अच्छी काविश भी है कि आप मुकदमात, और फिर सबसे अहम बात इस वक्त जो हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है, ख़ास तौर पे अवामी मफाद की बात पे, कि जो बड़े सियासी मुकदमात थे उनको टेकल नहीं किया जा रहा, उनको नहीं उठाया जा रहा, बल्कि आम लोगों के जो केसेस थे, मुकदमात थे, ख़ास तौर पे ज़मानतों के हैं, जेल पिटिशंस हैं, वो उठाए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी काविश है। बिल्कुल, अबरार रस्तौरी हमारे साथ मौजूद है, बड़ी तफसीलन इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है। यकीनी तौर पर ये एक खुशाइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो अवामी वफाद के जितने भी मुकदमात थे उन्हें प्रायोरिटी जो है वो दी जा रही है। जहाँ तक बात है नैब तरमीम केस की, तो अब देखना ये होगा कि नैब तरमीम केस का जो फैसला आया था उसके खिलाफ दायर दरख्वास्तों के ऊपर कब जो है वो समाअत होती है, कब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेकअप होता है,
और इस पर आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला जो है वो आएगा। यकीनी तौर पर ये एक कशमकश ज़रूर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद, जहाँ पर हमने ये देखा कि जैसे नैब तरमीम का केस जो है वो अब दोबारा से टेकअप किया जाएगा, उसके खिलाफ दरख्वास्तें सामने आना शुरू हो गई, तो यकीनी तौर पर दीगर भी कुछ मुकदमात जो हैं वो सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त जो है वो एक भारी जिम्मेदारी आयद है। एक तरफ जो है वो अवामी मफाद के 54,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि नैब तरमीम जैसे बड़े केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से जो है वो टेकअप होना शुरू हो गए हैं। अब देखना यह है कि ये जो अपील का इख्तियार दिया गया है, अपील का हक़ जो दिया गया है मुकदमात के अंदर, आर्टिकल 184(3) के जो मुकदमात हैं उनके अंदर जो ये अपील का हक़ दिया गया है, इसके तहत मज़ीद कितने केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा से टेकअप होंगे, कितनी केसेस के खिलाफ जो है वो फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की जाएंगी। आने वाले दिनों पे इसके हवाले से भी ज़रूर वीडियो करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कितनी मज़ीद दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की जा सकती हैं और इसमें लोगों को क्या इख्तियार और क्या हक़ हासिल होगा।